हैदराबाद रियासत, जहाँ पर भी शासक मुसलमान था और अधिकांश प्रजा हिंदू थी, लेकिन इसका महत्व भोपाल या जूनागढ़ से ज़्यादा था। यह रियासत दक्कन के पठार में उपमहाद्वीप के मध्य में स्थित थी। इसका क्षेत्रफल 80,000 वर्ग मील से भी ज़्यादा था और इसकी आबादी 1,60,00,000 से ज़्यादा थी। यह रियासत 3 भाषा भाषी क्षेत्रों तेलुगु, कन्नड़ और मराठी इलाकों में फैला हुआ था। हैदराबाद उत्तर में मध्य प्रांत, पश्चिम में बम्बई और दक्षिण व पूर्व में मद्रास से घिरा हुआ था। हालांकि ये चारों तरफ जमीन से घिरा था, लेकिन यह खाद्यान्न, कपास, तिलहन, कोयला और सीमेंट के उत्पादन में आत्मनिर्भर था। इसे पेट्रोल और नमक का आयात ब्रिटिश भारत से करना पड़ता था। हैदराबाद रियासत की शुरुआती तौर पर जो शुरुआत है वो मुगलों के अधीनस्थ एक राज्य के तौर पर हुई और 1713 ईस्वी में हुई थी। इसके शासक को पारंपरिक तौर पर निजाम के नाम से जाना जाता था। इसकी आबादी में हिंदुओं की तादाद 85% थी, लेकिन यहाँ की सेना, पुलिस और नौकरशाही में मुसलमानों का दबदबा था। निजाम खुद ही पूरे राज्य की 10% जमीन का मालिक था, जबकि जमीन का बड़ा हिस्सा बड़े बड़े जमींदारों के नियंत्रण में था। अपनी संपत्ति में निजाम को सालाना 2.5 करोड़ रुपए किराए के तौर पर मिलते थे, जबकि उसके राजकीय कोष से उसे 50 लाख रुपया सालाना मिलता था। निजाम के दरबार में कुछ बहुत ही धनी सामंत थे, जबकि अधिकांश हिंदुओं की तरह ही अधिकांश मुस्लिम प्रजा भी कारखाना श्रमिक, दस्तकार, मजदूर या किसान के तौर पर ही जिंदगी बिता रही थी। सन 1946-47 में हैदराबाद की गद्दी पर 7वां निजाम मीर उस्मान अली बैठा हुआ था, जिसे 1911 में गद्दी मिली थी। वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक था, लेकिन वह हद दर्जे का कंजूस भी था। वह बहुत कम नए कपड़े पहनता था। वह बिना इस्त्री के पैजामा और कमीज पहनता था। उसकी टोपी अक्सर फीकी होती थी। वह अक्सर पुरानी जर्जर और 1918 मॉडल की सस्ती कार में सफ़र करता था और अपने अतिथियों का कभी स्वागत नहीं करता था। लेकिन निजाम अपनी निजी संपत्ति के अलावा भी बहुत कुछ ज़्यादा पाने की तमन्ना पाले हुए था। वह चाहता था कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद उसे आज़ादी मिल जाए और उसका सीधा संपर्क सिर्फ ब्रिटेन के सम्राट से रहे। अपने पक्ष को मजबूती से रखने के लिए उसने इंग्लैंड के मशहूर वकीलों में से एक सर माल्टन मोक्टन को नियुक्त किया था, जो कि ब्रिटिश सम्राट के काउंसलर भी थे। मोक्टन के अगर हम वकीलों की बात करें तो ब्रिटिश सम्राट किंग एडवर्ड टप भी उसके मुवक्किल रह चुके थे, जिन्हें मोक्टन ने कानूनी राय दी थी जब उन्होंने राजगद्दी का त्याग किया था। हालांकि उस अंग्रेज की सेवा पाने के लिए निजाम बहुत बड़ी रकम खर्च करने को खुशी खुशी तैयार था। ऐसी अफवाह थी कि इसके लिए निजाम 90,000 गिन्नी तक सालाना खर्च करने को तैयार था। वायसराय के साथ एक बैठक में मोक्टन ने जोर देकर कहा कि महामहिम को ऐसा कोई भी कदम उठाने से पहले बहुत मुश्किल आएगी जिससे कि निजाम के सार्वभौम सत्ता पर कोई असर पड़े। जब माउंटबेटन ने सलाह दी कि हैदराबाद को संविधान सभा में शामिल हो जाना चाहिए, तो निजाम के वकील ने जवाब दिया कि अगर उसके मुवक्किल पर दबाव पड़ा तो वो वैकल्पिक रूप से पाकिस्तान में शामिल हो जाने पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगा। अगर निजाम की महत्वाकांक्षा पूरी हो जाती तो उत्तर भारत साफ तौर पर दक्षिण भारत से कट जाता। इसके साथ ही जैसा कि संविधान विशेषज्ञ रेजिनाल्ड कॉपलैंड ने कहा कि अगर हिंदुस्तान के उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी मुस्लिम अंगों को काट दिया जाए तो फिर भी यह देश जिंदा रह सकता है, लेकिन इसके धड़ को काट दिया जाने के बाद यह जीवित नहीं रह पाएगा। सरदार पटेल ने भी इस बारे में कहा था कि एक आज़ाद हैदराबाद हिंदुस्तान के पेट में कैंसर जैसा है। हैदराबाद और भारत सरकार के बीच चल रहे इस विवाद में दोनों ही पक्षों के समर्थक क्षणिक रूप से इस रियासत में चालें चल रहे थे। भारत सरकार का समर्थन करने वाली हैदराबाद कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1938 में की गई थी, वो रियासत के अंदर प्रतिनिधि सरकार की मांग कर रही थी, जबकि निजाम का पक्ष इत्तिहाद उल मुस्लिम नाम का एक संगठन ले रहा था, जिसका उद्देश्य प्रशासन और रियासत में मुसलमानों के हितों की रक्षा करना था। रियासत में एक अन्य अहम राजनीतिक संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी थी, जिसकी राज्य के तेलंगाना इलाके में मजबूत उपस्थिति थी। सन 1946-47 में इन तीनों पक्षों की आवाज़ें मजबूत होती गई। राज्य कांग्रेस ने मांग की कि हैदराबाद को शेष भारत की रियासतों की तरह ही भारतीय संघ में विलय कर लेना चाहिए।
इसके नेताओं ने इसके लिए सड़कों पर प्रदर्शन किया और गिरफ्तारियां दी। उसी वक्त इत्तेहाद को इसके नए नेता कासिम रिजवी द्वारा धार्मिक रूप से कट्टर बताया जा रहा था, जो कि इत्तेहाद के एक नए नेता बने थे। जो कासिम रिजवी थे वो अलीगढ़ का पढ़ा हुआ एक वकील था और इस्लाम के गौरव में उसकी कट्टर आस्था थी। रिजवी के नेतृत्व में इत्तेहाद ने रजाकार नाम का एक अर्धसैनिक संगठन का बढ़ावा दिया, जिसके सदस्य हैदराबाद की सड़कों पर तलवार और बंदूक लेकर जुलूस निकालते। इसी बीच रियासत के अंदरूनी हिस्सों में कम्युनिस्टों के नेतृत्व में एक ग्रामीण विद्रोह भड़क उठा। तेलंगाना के इलाकों में जमीन की बड़ी बड़ी जोतों पर जबरन कब्जा कर लिया गया और उसे भूमिहीन किसानों में बांट दिया गया। शुरू में विद्रोहियों ने 500 एकड़ तक की जोत पर कब्जा किया, फिर 200 एकड़ और आखिर में 100 एकड़ तक की जोत पर कब्जा कर लिया। उन्होंने बंधुआ मजदूरी को भी खत्म कर दिया। नालगोंडा, वारंगल और करीमनगर जिले में कम्युनिस्टों ने एक सरकार बना ली। 1000 से ज़्यादा गांवों को निजाम के शासन से मुक्त करके कम्युनिस्टों ने एक व्यवहारिक तौर पर एक सरकार का नियुक्ति कर लिया। 15 अगस्त को कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा हैदराबाद रियासत के अलग अलग हिस्सों में नेशनल फ्लैग यानी कि राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया। इस अपराध को अंजाम देने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। दूसरी तरफ रजाकारों का जुल्म बढ़ ही रहा था। उन्होंने निजाम की आज़ादी की घोषणा का समर्थन किया और इसके लिए पर्चे छपा करके बांटे। उस पर्चों में लिखा था कि हैदराबादियों के लिए आज़ाद हैदराबाद और भारतीय संघ के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इंग्लैंड की जो कंजर्वेटिव पार्टी थी वो भी निजाम की महत्वाकांक्षाओं को हवा दे रही थी, क्योंकि जो उनके वकील थे सर मोक्टन, वो खुद ही एक प्रमुख कंजर्वेटिव नेता थे और उन्होंने अपनी पार्टी को लिखा था कि उनकी मुवक्किल के मामले का समर्थन करें। मोक्टन ने दावा किया था कि कांग्रेस सत्ता की राजनीतिक खेल खेल रही है, जो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हिटलर और मुसोलिनी करते थे। मोक्टन ने आगे लिखा कि चूंकि माउंटबेटन, नेहरू और पटेल के बीच आपसी नज़दीकी है, इसलिए यह कंजर्वेटिव पार्टी के लोगों का कर्तव्य है कि वे देखें कि हमारे पुराने मित्र के साथ हो रहे शर्मनाक धोखेबाजी को भले ही ना रोका जा सके, लेकिन कम से कम विश्व जनमत के विवेक के सामने इसकी आलोचना जरूर करें। निजाम द्वारा शासित हैदराबाद को पोलैंड और कांग्रेस के शासन को हिटलर के रूप में चिन्हित किया जा रहा था, जो कि दिमाग सन्न कर देने वाला था। ताज्जुब की बात तो ये थी कि इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल भी इन नेताओं में इस बात को स्वीकार कर रहे थे, जैसे नेताओं ने भी समानता को स्वीकार कर लिया था। शायद इसकी वजह यह रही हो कि वो शुरू से ही महात्मा गांधी को पसंद नहीं करते थे। हाउस ऑफ कॉमन में बोलते हुए चर्चिल ने कहा कि ब्रिटिश सरकार इस बात के लिए निजी तौर पर बाध्य है कि जिस राज्य को उन्होंने सार्वभौम राज्य के रूप में मान्यता दी है, उसे किसी भी कीमत पर दबाया या उस पर हिंसा के बल पर कब्जा न किया जाए। चर्चिल ने कहा कि अंग्रेजी सरकार को चाहिए कि वो ये बात सुनिश्चित करे कि ऐसे किसी भी राज्य को भूखा ना मारा जाए। पार्टी के उभरते हुए सितारे आर ए बटलर ने चर्चिल का समर्थन करते हुए कहा कि ब्रिटेन की सरकार को हैदराबाद की आज़ादी के न्यायपूर्ण दावे के लिए दबाव डालना चाहिए। निजाम और रजाकारों को अपनी आज़ादी की मांग करने का उकसावा पाकिस्तान से भी मिल रहा था। जिन्ना तो अंग्रेजों को ये कहने की हद तक चले गए कि अगर कांग्रेस ने हैदराबाद पर कोई दबाव बनाया तो हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान, जी हाँ पूरे देश के 10 करोड़ मुसलमान एक होकर हिंदुस्तान के इस मामले में सामने आ जाएंगे और हिंदुस्तान के सबसे पुराने राजवंश हैदराबाद की रक्षा के लिए आगे आ जाएंगे। अब निजाम ने कहा कि वो हिंदुस्तान के साथ एक समझौता करने को तैयार है, लेकिन वह विलय पत्र पर सिग्नेचर नहीं करेगा। नवंबर 1947 के आखिर में जब एक यथास्थिति समझौता करने पर निजाम राजी हुआ, जिसके मुताबिक ब्रिटिश सरकार और हैदराबाद के बीच जो संबंध थे वे ब्रिटिश सरकार के उत्तराधिकारी यानी कि कांग्रेस के साथ भी जारी रहेंगे। इसमें दोनों पक्षों को इस मामले पर विचार करने का वक्त मिल गया। निजाम को अपनी आज़ादी की मांग पर फिर से समझौता करने का वक्त मिल गया, तो भारत सरकार को यह सोचने का वक्त मिल गया कि निजाम को किस प्रकार से बेहतर तरीके से विलय के लिए राजी किया जाए। इस समझौते के लिए निजाम और भारत सरकार ने एक दूसरे के क्षेत्र में अपने प्रतिनिधि नियुक्त किए। भारत के प्रतिनिधि के तौर पर के.एम. मुंशी को नियुक्त किया गया, जो कि वल्लभ भाई पटेल के विश्वासपात्र सहयोगियों में से थे। नवंबर में निजाम ने एक नए दीवान को नियुक्त किया, जिसका नाम था मीर लायक अली। मीर लायक अली एक धनी व्यापारी था और पाकिस्तान के प्रति खुली सहानुभूति रखता था।
लायक अली ने अपने प्रशासन में कुछ हिंदुओं को प्रतिनिधित्व देना चाहा, लेकिन राज्य कांग्रेस जो हैदराबाद कांग्रेस थी उसने इसे बहुत देर से उठाया गया कदम बताया और नाकाफी भरा कदम बताया। अब मार्च 1948 तक इत्तेहाद के सदस्यों की संख्या लगभग 10 लाख तक पहुंच चुकी थी, जिनमें से 1 लाख लोगों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। प्रत्येक रजाकार ने अल्लाह के नाम पर कसम खाई थी कि वे दक्कन में मुस्लिम सत्ता की सर्वोच्चता के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अप्रैल 1948 में द टाइम्स ऑफ लंदन के संवाददाता ने हैदराबाद का दौरा किया। उसने कासिम रजवी का इंटरव्यू लिया और पाया कि वह एक धर्मांध नेता है जिसके पीछे एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन तैयार है। वह अपने विचारों में कट्टर है और निजी बातचीत में भी वह अपनी बात को मानने के लिए मजबूर करता है। रजवी अपने आप को उस मुस्लिम राज्य का एक संभावित नेता मानता था। वह अपने आप को हैदराबाद के जिन्ना बल्कि उनसे भी अधिक अतिवादी नेता के तौर पर देखना चाहता था। उसके कमरे की दीवार पर पाकिस्तान के नेता की तस्वीर प्रमुखता से लगी हुई थी। रजवी ने एक भारतीय पत्रकार से कहा कि वह जिन्ना का काफ़ी सम्मान करता है। उसने कहा कि जब भी कभी भी मैं दुविधा में होता हूँ तो उनके पास सलाह लेने जाता हूँ, जिसे देने से वो कभी इनकार नहीं करते। तस्वीरों में रजवी घनी दाढ़ी रखे हुए दिखता है, बल्कि यूँ कहें कि वह दंत कथाओं में वर्णित शैतान की तरह दिखता है। उसमें सबसे बड़ी विशेषता उसकी चमकदार आंखें लगती हैं, जिसमें धर्मांधता की आग झलकती है। उसके अंदर कांग्रेस के खिलाफ कूट कूट कर नफरत भरी हुई थी। वह कहता था कि हमें हैदराबाद में ब्राह्मण और बनियों का शासन नहीं चाहिए। वह जब उससे पूछा गया कि अगर भारत और पाकिस्तान में लड़ाई होती है तो वह किसका पक्ष लेगा, तो उसने कहा कि पाकिस्तान अपनी चिंता करने के लिए खुद ही सक्षम है, लेकिन उसने कहा कि जहाँ कहीं भी मुसलमानों के हित प्रभावित होंगे हमारी उससे सहानुभूति होगी। यह फिलिस्तीन पर भी लागू होता है। अगर नरक में भी मुसलमानों का हित प्रभावित होता है तो स्वाभाविक तौर पर हमारी सहानुभूति उसके साथ होगी। रजाकारों ने दिल्ली और हैदराबाद की लड़ाई को हिंदू मुस्लिम सभ्यता के संदर्भ में देखा। दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र और तानाशाही के बीच चलने वाली लड़ाई के रूप में देखा, जबकि हकीकत में ये दोनों प्रकार की लड़ाई थी, यानी कि इसमें धर्म का एंगल भी था और तानाशाही लोकतंत्र का भी अंतर था। इस लड़ाई के बीच हैदराबाद में आम शहरी फंसे हुए थे, जिसके लिए अगस्त 1947 के बाद का समय काफ़ी असुरक्षा भरा था। कुछ हिंदू शहर छोड़कर पड़ोस के जिले मद्रास की तरफ पलायन करने लगे। इसी बीच केंद्रीय प्रांत, जो कि अब मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है, कि मुसलमानों का समूह हैदराबाद में जमा होने लगा। इनमें से ज़्यादातर अशिक्षित मुसलमान थे। इन मुसलमानों ने बंगाल और पंजाब में अपने बिरादरों पर दिल दहलाने वाले हमलों की खबरें सुनी थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि हैदराबाद में भी वे अल्पसंख्यक ही रहेंगे। जैसा कि निष्पक्ष पर्यवेक्षक ने लिखा है, इन पलायन करते हुए मुसलमानों को केंद्र के प्रांतीय सरकार की सेना की तुलना में निजाम और अरब की सेना में ज़्यादा भरोसा था। ऐसा कहा गया कि इसके बदले इन केंद्रीय प्रांत के मुसलमानों ने निजाम के लोगों की सहायता से हैदराबाद के हिंदुओं को उनके घर से निकाल दिया। दावा तो यह भी किया गया कि हैदराबाद रियासत को मुस्लिम बाहुल्य करने की योजना बनाई जा रही थी, क्योंकि औरंगाबाद, बीदर और हैदराबाद शहरों के हिंदू इलाके खाली होने लगे थे। सन 1948 के वसंत हैदराबाद में तनाव बढ़ने लगे। ऐसा आरोप लगाया गया कि ब्रिटिश एजेंट के द्वारा पाकिस्तान से हथियार और गोला बारूद हवाई जहाज़ों से भरकर हैदराबाद पहुंचाया जा रहा है। पूर्वी यूरोप से भी हथियारों के आयात की खबरें सामने आई। मद्रास के प्रधानमंत्री ने पटेल को लिखा कि हैदराबाद में आ रही शरणार्थियों की बाढ़ की व्यवस्था करना उनके लिए कठिन होता जा रहा है। उधर के मुंशी ने निजाम के खिलाफ एक लंबी रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी। उन्होंने कहा कि निजाम विश्वास हनन पर उतर आया है और साथ ही हैदराबाद की आज़ादी के प्रति उसके विचार पक्के हैं। वह अपने बयानों में भारत सरकार को दिल्ली का दुष्ट कहता है। साथ ही उनके भाषणों, रेडियो, अखबारों और नाटकों द्वारा भारतीय संघ के खिलाफ जहरीला प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। कुछ समय तक भारत सरकार ने कोई उत्तर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। जून 1948 में बीपी मेनन और लायक अली के बीच दिल्ली में वार्ताओं का लंबा दौर चला। मेनन ने कहा कि रियासत अपने यहाँ प्रतिनिधि सरकार बहाल करे और विलय के संदर्भ में एक जनपद संग्रह का वादा करे। निजाम की गरिमा की रक्षा के लिए कई तरह के प्रस्तावों की पेशकश की गई, जिनमें एक ये भी था कि निजाम अपनी सेना रख सकता है। इसमें से किसी पर भी सहमति नहीं बन पाई। इसी बीच हैदराबाद के पूर्व दीवान मिर्जा इस्माइल के मध्यस्थता की कोशिश की। उन्होंने निजाम को सलाह दी कि वह हैदराबाद के मामले को यूएन में न ले जाए, जैसा कि लायक अली धमकी दे रहा था।
रजाकारों से मुक्ति पाएं और हैदराबाद को हिंदुस्तान में विलय स्वीकार कर लें। उन्होंने अपने महामहिम निजाम से कहा कि हैदराबाद को अपनी भौगोलिक स्थिति की कमजोरी का एहसास होना चाहिए। 21 जून 1948 को लॉर्ड माउंटबेटन ने गवर्नर जनरल के पद से इस्तीफा दे दिया। इससे 3 दिन पहले उसने निजाम को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि वह समझौता के लिए तैयार हो जाए और इतिहास में दक्षिण भारत के शांति दूत के रूप में अपना नाम दर्ज कराए। माउंटबेटन ने कहा कि ऐसा करके वह अपनी रियासत और अपने खानदान को बचाने वाले के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज कर ले। माउंटबेटन ने आगे लिखा कि अगर निजाम अपनी जिद पर अड़ा रहा तो पूरी दुनिया के बुद्धिजीवी लोग उसकी निंदा करेंगे। निजाम ने माउंटबेटन को एक न सुनी, लेकिन जैसे ही माउंटबेटन यहाँ से गए, पटेल के लिए फैसला लेना और भी आसान हो गया। 13 सितंबर को भारतीय सेना की एक टुकड़ी हैदराबाद भेजी गई। 4 दिन से भी कम समय में रियासत पर पूरा कंट्रोल हो गया। इस लड़ाई में भारतीय सेना के 42 जवान शहीद हुए, जबकि 2000 रजाकार मारे गए। 17 सितंबर की रात को निजाम ने रेडियो पर अपना बयान दिया। ऐसा लगता था बयान को देखकर कि यह बयान KM मुंशी के द्वारा लिखा गया है। उसने रजाकारों पर पाबंदी की घोषणा की और अपनी प्रजा को सलाह दी कि वे शेष भारत के लोगों के साथ शांतिपूर्वक और भाईचारे के साथ रहें। इसके 6 दिन बाद उसने एक और बयान दिया, जिसमें उसने कहा कि रजबी और उसके लोगों ने हिटलरी तरीके से रियासत पर कब्जा कर लिया था और आतंक का राज कायम कर दिया था। उसने दावा किया कि वह तो भारत सरकार के साथ एक सम्मानजनक समझौते के लिए तैयार ही था, लेकिन इस गुट ने उसे सरकार के सभी प्रस्तावों को खारिज करने के लिए मजबूर किया, जो समय समय पर भारत सरकार द्वारा पेश किया गया था। पता नहीं यह एक संयोग था या ऐसा किसी योजना के तहत किया गया था। हैदराबाद के खिलाफ भारत सरकार की कार्यवाही पाकिस्तान के गवर्नर जनरल जिन्ना की मौत के 2 दिन बाद की गई थी। जिन्ना ने भविष्यवाणी की थी कि अगर निजाम की रियासत पर हमला किया गया तो उपमहाद्वीप के 10 करोड़ मुसलमान विरोध में खड़े हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में लोगों ने इसका विरोध जरूर किया। कराची में 5000 लोगों की भीड़ ने भारतीय उच्चायोग के सामने प्रदर्शन किया। पाकिस्तान से भारत के उच्चायुक्त, जो कि एक पुराने गांधीवादी थे, उन्होंने बाहर निकलकर लोगों को शांत करने की कोशिश की। भीड़ में से कोई चिल्लाया, तुम कायर हो, जो ही हमारे पिता यानी कि जिन्ना की मृत्यु हुई, तुमने हम पे हमला शुरू कर दिया। उससे पहले जून में एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने निजाम से कहा था कि अगर वे भारतीय संघ के साथ समझौता करने पर राजी हो जाएं तो उन्हें वाशिंगटन या मॉस्को में पूरे भारतीय संघ की तरफ से राजदूत का ओहदा भी हासिल हो सकता है। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि शायद निजाम की वेशभूषा, उसके मनोरंजन का तरीका दोनों ही कूटनीतिक नियुक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं थी। लेकिन उसे उसके आखिरी तौर पर समर्पण करने के एवज में भारतीय सूबा हैदराबाद का राजप्रमुख या गवर्नर के ओहदे से नवाजा गया। हैदराबाद में पुराने राजतंत्र की सत्ता के खत्म होने के 2 साल बाद बम्बई के पत्रकार KM अब्बास ने हैदराबाद का दौरा किया। अब्बास ने पाया कि 100 साल पुराने दीनदयाल स्टूडियो की खिड़कियों में दिखने वाली तस्वीरों में अब निजाम की तस्वीर की जगह शहर को मुक्त कराने वाले कर्नल JN चौधरी की तस्वीर लगी हुई थी। अब हैदराबाद में उजले रंग की कांग्रेसी टोपी नए शासक वर्ग की पहचान बन चुकी थी और यह वही प्रभाव पैदा कर रही थी जैसा पुलिस कार्यवाही के पहले नोकदार आसफ शाही दस्तार यानी बनी बनाई हुई पगड़ी पैदा करती थी। तो इस प्रकार से भारत में विलय हुआ हैदराबाद, उसका पूरा इतिहास ही है। आपको कैसा लगा बताइए। धन्यवाद।